करते हैं। बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है इलेक्ट्रिक बेल, विद्युत घंटी, उसमें भी किसका प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं साथी। अगर ऐसा पूछा जाए कि सघन चुंबकीय बल रेखाओं वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है तो कहिएगा मजबूत होता है। विरल चुंबकीय बल रेखाओं वाला क्षेत्र होता है तो क्या कहिएगा? कमजोर होता है, वीक होता है। इसमें कोई शक है? जैसे आप अवशिष्ट चुंबकत्व को ऐसे समझ सकते हैं कि पर मंथ 8,000 रुपए आपको खाने पीने के लिए मिलता है, लेकिन उसमें से 2 आप बचा लिए और 4 महीने बाद आपके पास 8,000 है और गार्जियन ने कहा कि 15 दिन लेट होगा, तो आप कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, 15 दिन बाद ही भेजिएगा, हम काम चला लेंगे। तो जो बचा हुआ है उससे आप काम चलाइएगा। तो मेरा मैग्नेटाइजेशन अगर हमने सप्लाई देना बंद कर दिया, मैग्नेटाइजेशन नहीं हुई, उसके बावजूद भी क्या होगा? इसके अंदर चुंबकीय सामर्थ्य बची रहती है, वह रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है। और वह किसमें हो सकती है? सिर्फ परमानेंट मैग्नेट में। और ऐसे चुंबक का प्रयोग कहां करते हैं? डीसी एप्लीकेशन में करते हैं, यानी डीसी मशीन में परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप के इंस्ट्रूमेंट में हम लोग इसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। चलिए साथियों, हम लोग मैग्नेटिज्म पर चर्चा करेंगे। जो बेसिक चीजें हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। आप सबको मालूम है कि हमारा जो मैग्नेट है वह आपका किससे पाया गया? मेरा मैग्नेट जो है वह साहब पाया गया था मैग्नीशिया में, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैग्नेटाइट कहते हैं। मैग्नेटाइट जो है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है Fe3O4। क्या होता है? Fe3O4। और इसे हम लोग लोड स्टोन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लोड स्टोन। स्वतंत्र रूप से जब इसे छोड़ दिया जाए, है ना, स्वतंत्र रूप से लटका कर यदि छोड़ा जाए, ठीक है, तो यह सिर्फ और सिर्फ किस दिशा में जाकर रुकती है? एक आपका नॉर्थ, दूसरा साउथ है। यानी स्पष्ट है इसमें कितने पोल होते हैं? 2 ही पोल होते हैं। एक आपका साउथ पोल है और दूसरा आपका क्या है? नॉर्थ पोल है। बेसिक बातों के बारे में हम लोग चर्चा करें तो चुंबक के अंदर क्या होता है? आकर्षण और विकर्षण, ये दोनों का गुण विद्यमान होता है। ये हमारी 2 चुंबक है N और S। यहां पर हमने क्या किया है? सेम पोल को जब पास लाते हैं तो क्या होता है साहब? विकर्षण होता है। ठीक है, क्या होता है? विकर्षण होता है। अगर हम लोग क्या करें, NS और यहां आपका NS, अपोजिट पोल जब एक दूसरे के पास आए तो क्या होती है? आकर्षण होती है। यानी बल का यहां पर भी क्या है? निश्चित रूप से प्रयोग होता है। आपने जो कूलम के नियम में पढ़ा था, F समानुपाती किसके? Q1 Q2, और F व्युत्क्रमानुपाती किसके? डिस्टेंस के स्क्वायर का। ठीक उसी प्रकार यहां भी होता है। अगर मेरे इस पोल का स्ट्रेंथ हमने क्या मान लिया? एक पोल का स्ट्रेंथ M1 माना, दूसरा का M2 माना, तो यहां भी F क्या होती है? M1 M2 के गुणनफल के समानुपाती होती है। और दोनों के बीच की दूरी का क्या हो जाती है? व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो यह जो कूलम का नियम है, आपको मैंने पिछली क्लास में भी चर्चा किया था कि मेरे कूलम्ब का जो नियम है यह कहां कहां पर लागू होता है? यह आपके मैग्नेटिज्म में लागू होता है। यह आपका ग्रेविटेशन में क्या होता है? लागू होता है। लेकिन आकर्षण विकर्षण सिर्फ और सिर्फ कहां पर? आकर्षण और विकर्षण मैग्नेटिज्म में और चार्ज में होता है। यहां पर आपका क्या होता है साहब? बिल्कुल सिर्फ क्या होगा? यहां आकर्षण होगा, यहां विकर्षण नहीं होती है। यहां सिर्फ और सिर्फ आकर्षण होता है। और इसमें आकर्षण विकर्षण, इसमें भी आपकी आकर्षण और विकर्षण होती है। और ये आकर्षण विकर्षण जो भी हो रही है उसके लिए जिम्मेदार कौन है साहब? हमारा फोर्स है। कौन जिम्मेदार है? फोर्स जिम्मेदार है। जैसे विद्युत में हमने पिछली क्लासेस में देखा था कि वहां पे वैद्युतिक बल रेखाएं होती हैं, उसी तरह यहां क्या होती हैं? चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं। ठीक है, और साथियों आप ध्यान रखिएगा, हमारा जो पोल होता है, आपको मैं छोटी सी बात बता दूं, मेरा जो मैग्नेटिक एक्सिस है, क्या है साहब? मैग्नेटिक एक्सिस। ये आप ध्यान दीजिएगा, मैग्नेटिक एक्सिस क्या होती है? हमारी जो पोल का कंसंट्रेशन होता है वो कॉर्नर में नहीं होता, कॉर्नर से थोड़ा पहले होता है। कॉर्नर से थोड़ा पहले होता है। ये मत सोचिएगा कि एकदम लास्ट किनारे पर है। यहीं पर मेरी क्या होती है? पोल स्ट्रेंथ सबसे
अधिक होती हैं, पोल स्ट्रेंथ क्या होती हैं, सर्वाधिक होती हैं, ठीक है ना। और आप ये ध्यान रखिएगा कि जो हमारी पोल एक्सिस, यदि हम बात करें मैग्नेटिक लेंथ की, तो यदि मैग्नेटिक लेंथ कैलकुलेट करना हो तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का यह जो लेंथ है, यह कौन सा लेंथ होगा, चुंबकीय लेंथ होगा। यह क्या होगा, चुंबकीय लंबाई होगी। इस कॉर्नर और इस कॉर्नर के बीच का लंबाई यदि हम देखें तो ये मेरी कौन सी लंबाई है, बताइए, ये मेरी ज्यामितीय लंबाई होगी, ज्योमेट्रिकल लेंथ होगी, ठीक है। क्या आप देख रहे हैं मेरा जो ज्योमेट्रिकल लेंथ है यह क्या है, बड़ा है। किससे बड़ा है, आपके मैग्नेटिक लेंथ से क्या है, बड़ा है। अगर इसका रेशियो पूछा जाए, जियोमेट्रिकल लेंथ को हम LG लिख देते हैं, ठीक है, LG लिख देते हैं, मैग्नेटिक को हम LM लिख देते हैं, तो क्या होगा, ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल, क्योंकि इसका मान सदैव बड़ा है और मैग्नेटिक का मान क्या है, छोटा है। तो LG बटा LM करेंगे तो 1 से कम होगा, LM बटा LG करेंगे तो 1 से छोटा, ये है तो 1 से बड़ा। LG बटा LM है तो 1 से बड़ा, LM बटा LG होगा तो 1 से छोटा हो जाएगा। जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, LM बटा LG करेंगे तो क्या होगा, लेस देन आपका 1 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या है, बेसिक चीजें हैं। अब हम बात कर रहे थे मैग्नेटिक एक्सिस के बारे में। तो मेरा मैग्नेटिक एक्सिस जो होता है, आपके पोल स्ट्रेंथ जहां मैक्सिमम है उसके बीचों बीच जो लाइन खींची जाती है, यह मेरी क्या होती है, मैग्नेटिक एक्सिस होती है, ठीक है। अगर आप पोल को यानी चुंबक को, हम लोगों ने क्या किया है, ये मेरा मैग्नेट है, इस जगह पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, स्ट्रेंथ ज्यादा है, इसके बीचों बीच हमने क्या किया, मिड सेंटर से लाइन खींच दिया, तो ये क्या कहलाती है, मेरी मैग्नेटिक एक्सिस कहलाती है। आप जरा ध्यान रखिएगा साहब, एक छोटा सा यहाँ कंसेप्ट बताया गया है जिसमें आपको डाटा लिख दिया है, बुक में आप देख लीजिएगा। ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई का अनुपात कितना कहा है इसने, LG बाय LM कितना कहा है, 1.19 बताया गया है, जो कि स्पष्ट है 1 से क्या है, मेरा मान बड़ा है। आज यदि पलट देते हैं तो क्या हो रहा है, LM बटा LG कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, 0.84 हो रहा है, यानी लेस देन 1 हो रहा है। इस पॉइंट को जरा अंडरलाइन कर लीजिएगा, ये अच्छा पॉइंट है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग मैग्नेटिक एक्सिस के सापेक्ष किसी चुंबक को टुकड़ों में बांटते हैं तो मेरी चुंबकीय सामर्थ्य धीरे धीरे घटती चली जाती है। और लंबवत यदि काटते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। आइए जरा आगे साहब, आप देख लीजिए, यहीं पर पैराग्राफ लिखा हुआ है। अगर हम लोग क्या करें, चुंबक को, जैसे मेरा ये चुंबक है, ठीक है, अब इस चुंबक को हमने क्या किया है, बीच से काट दिया है, ठीक है, आधा पोर्शन इधर, अब मान लीजिए आधा पोर्शन इधर, तो इसकी चुंबकीय सामर्थ्य क्या हो जाएगी, बिल्कुल इसकी चुंबकीय सामर्थ्य भी आपकी आधी हो जाएगी, कम हो जाएगी। लेकिन इसी को यदि हम इस तरीके से काटते हैं तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जब इस तरीके से आप टुकड़े में काटेंगे तो ये N, ये S, ये फिर आपका पहले से S था तो S का भाग बट गया तो क्या हो गया, फिर से इधर आपका S और N बट गया। तो आप जितने भागों में बांटते जाएंगे मेरा पोल उतना आपका क्या होगा, क्रिएट होता चला जाएगा। तो लंबवत काटने से ध्यान रखिएगा, लंबवत काटने से चुंबकीय प्रबलता पर कोई असर नहीं पड़ता है। क्या होता है, इस पर कोई असर नहीं होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा साहब। और यदि हम चुंबकीय अक्ष के सापेक्ष काटेंगे, किसके सापेक्ष, चुंबकीय अक्ष के सापेक्ष काटेंगे तो चुंबकीय प्रबलता घटती चली जाती है। अगर कह दिया जाए कि इसको हम लोग क्या करें, पार्ट बाय पार्ट 4 भागों में काटे तो ये कितना हो जाएगा, 4 भाग में बट जाएगा, ठीक है। आइए साहब ध्यान देते हैं।
आइए आगे बढ़ते दीजिएगा। अब जो है साथियों यहाँ पर लंबवत में देखा कि कोई असर नहीं पड़ती है। हम सभी लोग जानते हैं मेरा चुंबक जो सबसे पहले मिला था, जीर्ण शीर्ण अवस्था में मिला था, उसमें उतनी ताकत नहीं थी, उसको हम लोग शुद्ध चुंबक के नाम से जानते हैं, यानी वो नेचुरल मैग्नेट है। क्या है मेरा? नेचुरल मैग्नेट है। नेचुरल मैग्नेट का कोई शेप और साइज साथियों सुटेबल नहीं होता, पत्थर के टुकड़े की तरह क्या होता है आपका प्रतीत होता है, उसमें भूरे काले रंग का होता है, ये बेसिक बात आप जानते हैं। और इसमें क्या है, खानों के माध्यम से मिलता है, इसकी चुंबकीय सामर्थ्य क्या होती है साहब? कम होती है। क्या होती है? चुंबकीय सामर्थ्य कम होती है। फिर हमने क्या किया? बनाया साहब। क्या बनाया हमने? कृत्रिम चुंबक बनाया। क्या बनाया? कृत्रिम चुंबक बनाया, मैन मेड चुंबक बनाया। यह जो कृत्रिम चुंबक है इसका आकार भी क्या होता है, आप जैसा चाहें वैसा बना सकते हैं। नाल के शेप का बना लीजिए, आप यू के शेप का बना लीजिए, आप भी के शेप का बना लीजिए, आई के शेप का बना लीजिए, जिस शेप का मन है उस शेप का बना सकते हैं। लेकिन इसको हमने अपनी आवश्यकता के अनुसार बनाया तो इसका चुंबकीय सामर्थ्य क्या है साथियों? उच्च होता है। जितना हम चाहते हैं उतना हम इसमें प्रदान करने का काम करते हैं। अब ये कृत्रिम चुंबक भी आपका दो प्रकार का है। एक मेरा क्या है साथियों? अस्थाई चुंबक है, परमानेंट मैग्नेट है, जिसको हम लोग हार्ड मैग्नेट के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? हार्ड मैग्नेट के नाम से जानते हैं। और दूसरा मेरा क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है साथियों? दूसरा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इसे हम लोग सॉफ्ट मैग्नेट के नाम से भी जानते हैं। अब ये सॉफ्ट और हार्ड का मतलब ये नहीं है कि मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेट मुलायम होगा, एक कठोर होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बस यही है कि अस्थाई चुंबक क्या होता है? जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होता। क्या होता? जल्दी मैग्नेटाइज नहीं होता। और जब होता है तो क्या होता है? जल्दी डीमैग्नेटाइज नहीं होता। मैग्नेटाइज अगर होता है तो जल्दी क्या होता है साथियों? डीमैग्नेटाइज नहीं होता। यानी स्पष्ट सी बात है, इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व लंबे समय तक बचा रहता है, यानी रेसिडुअल मैग्नेटिज्म। क्या होता है साहब? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म, अवशिष्ट चुंबकत्व बचा रहता है। जैसे आप अवशिष्ट चुंबकत्व को ऐसे समझ सकते हैं कि पर मंथ 8,000 रुपए आपको खाने पीने के लिए मिलता है, लेकिन उसमें से 2 आप बचा लिए और 4 महीने बाद आपके पास 8,000 है और गार्जियन ने कहा कि 15 दिन लेट होगा, तो आप कहते हैं चिंता की कोई बात नहीं है, 15 दिन बाद ही भेजिएगा, हम काम चला लेंगे। तो जो बचा हुआ है उससे आप काम चलाइएगा। तो मेरा मैग्नेटाइजेशन अगर हमने सप्लाई देना बंद कर दिया, मैग्नेटाइजेशन नहीं हुई, उसके बावजूद भी क्या होगा? इसके अंदर चुंबकीय सामर्थ्य बची रहती है, वह रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है। और वह किसमें हो सकती है? सिर्फ परमानेंट मैग्नेट में। और ऐसे चुंबक का प्रयोग कहां करते हैं? डीसी एप्लीकेशन में करते हैं, यानी डीसी मशीन में, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल टाइप के इंस्ट्रूमेंट में हम लोग इसका क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है ठीक इसका उल्टा होता है, जल्दी मैग्नेटाइज या जल्दी डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तुरंत मैग्नेटाइज होगा, आप तुरंत सप्लाई देना बंद कीजिए तो डी मैग्नेटाइज हो जाएगा। यह जो मटेरियल है इसका हम एसी एप्लीकेशन में उच्च प्रयोग करते हैं, इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होती है। आपका अल्टरनेटर हो गया, आपका ट्रांसफार्मर हो गया, इन सब में क्या होता है साथियों? तो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं। बार बार जो क्वेश्चन पूछा जाता है, इलेक्ट्रिक बेल, विद्युत घंटी, उसमें भी किसका प्रयोग करते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट का प्रयोग करते हैं साथियों। चलिए जरा आगे बढ़ते हैं। कई प्रकार का चुंबक आपको वहां तस्वीर में दिखाया गया है, दोनों के बीच अंतर को जरा समझ लीजिएगा। परमानेंट मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट के बीच का जो अंतर है वह बेसिक अंतर आपके सामने बुक में दिया है। मेरा जो परमानेंट मैग्नेट है उसमें क्या होता है साहब? परमानेंट मैग्नेट में ध्यान दीजिएगा और मेरे इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या है दोनों के बीच अंतर? परमानेंट मैग्नेट की जो चुंबकीय प्रबलता है वह क्या है साहब? अस्थिर है, यानी चुंबकीय सामर्थ्य क्या होती है? कांस्टेंट होती है, इसमें जल्दी वेरिएशन नहीं होता है। और इसमें क्या होती है? वेरिएशन
एबल होता है, तुरंत मैग्नेटाइज होगा, तुरंत है। ध्यान रखिएगा, दिशा सूचक के रूप में इसका यूज करते हैं। किस रूप में करते हैं? दिशा सूचक। एक ही दिशा में यह अस्थिर रहेगा और वो दिशा क्या होती है? नॉर्थ और साउथ होती है। लेकिन हमारा जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है यह दिशा सूचक के लिए उपयुक्त नहीं होता है। इसमें ऐसी कोई स्थिति नहीं बनती है जो हम इसको दिशा सूचक के रूप में प्रयोग कर सकें। तीसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिएगा, इसको क्या कर सकते हैं साहब, जो बहुत महत्वपूर्ण बात है मैं उसी पे चर्चा करता हूं। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इसमें होता है। क्या होता है? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इसमें उच्च होता है। क्या होता है सरकार? उच्च होता है, अधिक होता है। और यहां सप्लाई बंद कीजिए, तुरंत मैग्नेटाइजेशन खत्म। इसमें रेसिडुअल मैग्नेटिज्म नहीं होता है। क्या होता है सरकार? रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इसमें नहीं होता है। इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व बचा नहीं रहता है। चौथी महत्वपूर्ण बात है, इसका बीएच वक्र कैसा होता है साहब? मोटा होता है। यूं समझिए तो चौड़ा लिखना ज्यादा सही है। इसका बीएच वक्र, बी और एच के बीच का जो कर्व बनता है वह चौड़ा होता है। ठीक है। और इसका क्या होता है? बीएच वक्र याद रखिएगा पतला होता है, नैरो होता है, सिकरा हुआ होता है। और जो अत्यंत महत्वपूर्ण बात है वो ये है, इसकी कोरेसिविटी क्या है साहब? मैं भी चर्चा करूंगा तो आप समझेंगे। इसकी कोरेसिविटी व रिटेंटिविटी दोनों क्या होती है? उच्च होती है। और इसका क्या होता है साहब? कोरेसिविटी और रिटेंटिविटी क्या है? रिटेंटिविटी दोनों आपकी क्या होती है? कम होती है। समझ गए कि नहीं? तो कोरेसिविटी और रिटेंटिविटी पर हम लोग बीएच वक्र में जाते हैं, उसका पर पहुंचते हैं, तब इस पर हम चर्चा करेंगे। समान रूप से आपने देखा चुंबकीय सामर्थ्य बदलता नहीं है, चुंबकीय सामर्थ्य बदलता है। दिशा सूचक में यूज करते हैं, नहीं करते हैं। रेसिडुअल मैग्नेटिज्म उच्च होता है, उसमें नहीं होता है। बीएच वक्र चौड़ा होता है, इसका पतला होता है। कोरेसिविटी और रिटेंटिविटी अधिक होती है, कोरेसिविटी और रिटेंटिविटी क्या होती है? कम होती है। इसका प्रयोग डीसी उपकरणों में करते हैं, उसका प्रयोग एसी उपकरणों में करते हैं। ये बेसिक बातें इस दोनों के बीच क्या है? मुख्य रूप से अंतर के रूप में हम लोग जानते हैं साहब। अब चलिए एक बेसिक चर्चा आपके बीच है, वह क्या है साहब? तो मेरा पदार्थों का वर्गीकरण, तो जरा ध्यान दीजिएगा। हमने चुंबकीय पदार्थ को बांटा है। सबसे पहला मेरा है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। क्या है साहब? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है इसमें आपका म्यूआर क्या होता है? मच ग्रेटर देन 1 होता है, यानी 100 से लेकर के 1000 के बीच होता है। ये म्यूआर हमारी क्या है? रिलेटिव परमीएबिलिटी है। क्या है साहब? रिलेटिव परमीएबिलिटी है। इस म्यूआर को हम सूचित करते हैं परमीएबिलिटी ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल एट एनी मीडियम। बाय आपका क्या होता है? म्यू 0 होता है। ये म्यू 0 का कितना मान होता है? यह होता है 4 पाई इंटू 10⁻7 हेनरी प्रति मीटर होता है। क्या होता है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 हेनरी प्रति मीटर होता है। किसका मान? म्यू 0 का। जैसे आप वहां पर पढ़ते थे ना, एप्सिलॉन आर बराबर एप्सिलॉन बाय एप्सिलॉन नॉट, इसका मान कितना होता था? 8.85 10⁻⁻12 फैराड प्रति मीटर। उसी तरह से इसका क्या होता है? हेनरी प्रति मीटर। यह भी समान राशि का अनुपात है, यह भी समान राशि का अनुपात है। यह भी क्या होता है? यूनिट लेस होता है। कोई बीमा इसकी नहीं होती है, बीमा हीन होता है। अब सरकार हम जरा ध्यान दें, इसमें चुंबकीय सामर्थ्य क्या होती है? बहुत अच्छी होती है। आपसे एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा इसका मुख्य रूप से एग्जाम्पल कौन कौन है? इसका एग्जाम्पल मेरा निकेल है। क्या है सरकार? लोहा है। और बताइए क्या है? आपका कोबाल्ट है। क्या है साहब? कोबाल्ट है। ठीक है ना। आपका क्या है? सिलिकॉन स्टील है। क्या है सरकार? सिलिकॉन स्टील है। ये सब हमारा क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं, ये ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पर होता है
हम सभी लोग मशीन के इस्तेमाल में इसी का इस्तेमाल करते हैं। मशीन का जितना भी भाग बनता है सब हम लोग फेरोमैग्नेटिक लोह चुंबकीय पदार्थ इसको हिंदी में कहा जाता है। क्या कहते हैं विद्यार्थी जी? हिंदी में लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, तो लोह चुंबकीय पदार्थ के रूप में इसको जानते हैं और उसी के द्वारा इसका क्या होता है? नामकरण। और ये सब इसके एग्जाम्पल हैं जो बहुत अच्छा चुंबकीय पदार्थ है, मशीनों में इसी का यूज होता है। दूसरा मेरा है अनुचुंबकीय। क्या है साहब? अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय में हल्का फल्का होता है। अंग्रेजी में अनुचुंबकीय को क्या कहते हैं जी? पारा मैग्नेटिक। क्या कहते हैं? पारा मैग्नेटिक कहते हैं। इसमें म्यूआर जो है हल्का सा एक से क्या होता है? बड़ा होता है। इसमें 100 या 1000 नहीं पहुंचता, थोड़ा एक से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो हालांकि इसमें चुंबकीय बल रेखाओं का आकर्षण कम होता है। इसका एग्जाम्पल क्या है साहब जी? ध्यान दीजिएगा, एग्जाम्पल क्या है? एल्युमिनियम है, और क्या है? प्लेटिनम है, और बताइए क्या है साहब? आपका ऑक्सीजन है, और क्या है? क्रोमियम है, मैग्नीशियम है ना, ईटीसी। इस तरह से आपको एग्जाम्पल किताब में दिया हुआ है, अंडरलाइन कर लीजिएगा। ये सभी मेरे क्या हैं? एग्जाम्पल हैं। लेकिन जिसमें भी चुंबकीय सामर्थ्य थोड़ी ठीक ठाक होती है, उन सभी अवयवों की ससेप्टिबिलिटी पॉजिटिव मानी जाती है। क्या मानी जाती है? पॉजिटिव मानी जाती है। और तीसरा मेरा पदार्थ है साहब अचुंबकीय। क्या हो जाएगा? अचुंबकीय कहिए, विचुंबकीय कहिए, है ना, जिसका अंग्रेजी क्या होता है? डाया मैग्नेटिक। अब डाया मैग्नेटिक को प्रतिचुंबकीय, सब वही बात है, प्रतिचुंबकीय, अचुंबकीय, है ना, या फिर आपका नॉन मैग्नेटिक, सब एक ही चीज है, इसमें कोई शक नहीं है। इसको क्या होता है? इसमें म्यूआर का मान लेस देन 1 होता है। चुंबकीय आकर्षण की बात तो छोड़िए, ये विकर्षण करने लगता है। क्या होता है? विकर्षण करने लगता है। और हमने आपसे कहा था पहले ही कि जो जितना अच्छा क्या होता है? जो जितना अच्छा इलेक्ट्रिकल कंडक्टर है वह क्या होता है? उतना ही बैड मैग्नेटिक कंडक्टर होता है। क्या होता है? बैड मैग्नेटिक कंडक्टर होता है। तो इसके जगह पर हम अगर देखें तो क्या एग्जाम्पल ले सकते हैं? कॉपर ले सकते हैं, सिल्वर ले सकते हैं। ये सब मेरा इलेक्ट्रिकल का बहुत अच्छा क्या है? चालक है। लेकिन चुंबकीय क्या होगा? कुचालक होगा। आपकी मरकरी है, आपका क्या है साहब? बिस्मथ है ना। ये सब बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए हुए हैं, आप अंडरलाइन कर लीजिएगा। और चुंबकीय पदार्थ में म्यूआर का मान लेस देन 1 होता है। ठीक है, इसके डोमेन तितर बितर होते हैं। इसके डोमेन के भीतर जो संरचना है वह एकजुट एकत्रित नहीं होती है, बिखरी हुई होती है। इसीलिए चुंबकीय आकर्षण इसमें बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, और हमारा एग्जाम्पल है कॉपर, चांदी, उसके बाद मरकरी, बिस्मथ, आपका साहब जल, हाइड्रोजन, है ना। ये सब आपका है किसका एग्जाम्पल? अचुंबकीय पदार्थ का एग्जाम्पल है। विद्यार्थी जी, डोमेन के बारे में आप जानते हैं। मेरा जो चुंबक बना है, जैसे आपका कोई भी पदार्थ छोटे छोटे फंडामेंटल पार्टिकल से बना है, अणुओं परमाणुओं के कॉम्बिनेशन से बना है, वैसे ही यह जो बना है वह किससे बना है? डोमेन की मदद से बना है। किससे बना है? डोमेन से। तो इसके जो सूक्ष्म पार्ट हैं, छोटे पार्ट से, उसको क्या कहते हैं? डोमेन कहते हैं। जिस भी चुंबकीय पदार्थ में डोमेन प्रॉपर तरीके से अरेंज होते हैं वह चुंबकीय पदार्थ बेहतर होता है, चुंबकीय आकर्षण का गुण उसमें जबरदस्त होता है। और किसका डोमेन सबसे अच्छे तरीके से संरचनाबद्ध होगा? आपका लोह चुंबकीय का होगा। फिर उससे कमजोर कहां पर होगा? आपका अनुचुंबकीय में। और जो सबसे अंतिम अचुंबकीय, उसमें तीतर बितर होगा। फोटो में वहां पर आप देख रहे होंगे, है कि नहीं है? फोटो में ऊपर वाला जो संरचना है उसमें असंख्य परमाणु दिख रहे हैं, लेकिन सब कोई इधर, कोई आगे, कोई पीछे, कोई दाएं, कोई बाएं जा रहा है। लेकिन नीचे वाला फोटो में सब क्या है? एक सिद्ध में है ना। तो एक डोमेन में कितने परमाणु होते हैं? 10 की पावर 18 से लेकर के 10 की पावर 21 होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आइए साहब, अब यहां पर ध्यान रखिएगा।
कि हमारी जो है आपके डोमेन में कितने परमाणु होते हैं, तो ध्यान रखिएगा साहब, एक डोमेन में 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 क्या होते हैं, परमाणु होते हैं। विद्यार्थी जी हम लोग अब छोटी छोटी चर्चा करेंगे। जैसे चुंबकत्व के नियम पर हमने शुरुआत में आपसे कहा था कि मान लीजिए हमारी पोल की स्ट्रेंथ क्या है, m1 है और इसकी क्या है, m2 है। ये स्ट्रेंथ हमारा क्या है, m1, ये क्या है, m2। ठीक है, अब दोनों के बीच हमारी दूरी कितनी है सरकार, r की दूरी पर दोनों सेपरेटेड है। अब इसमें डिपेंड करेगा, सेम पोलरिटी होगी तो अपोज करेगा एक दूसरे को, अपोजिट पोलरिटी होगी तो दोनों को आकर्षित करने का काम करेगा। हमें ये मालूम नहीं है कि पोलरिटी सेम है कि अपोजिट है, बस हम इतना जानते हैं कि बल तो लगेगा, चाहे वो आकर्षण का लगे चाहे विकर्षण का लगे, और उस बल का मान कितना होता है, वो बल का मान होता है F बराबर ये m1 m2 बटे r स्क्वायर। विद्यार्थी जी मेरा F समानुपाती है दोनों पोल स्ट्रेंथ के गुणनफल के, मेरा F व्युत्क्रमानुपाती है दोनों चुंबकीय पदार्थ के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। और जब इसको हम एक साथ करेंगे तो K मेरा क्या आ जाता है, कांस्टेंट आ जाता है। विद्वान मित्रों यहाँ जो K कांस्टेंट है उसका मान हम क्या लिखते हैं, K का मान होता है μ0/4 पाई होता है। और अभी आपने देखा था एयर या वैक्यूम की क्या है, परमीएबिलिटी है, जिसका मान होता है 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 हेनरी प्रति मीटर होता है। इसे आप ध्यान रखेंगे। इसको जब साहब जी इसको जब आप नॉर्मली लिखेंगे तो क्या लिख सकते हैं, μ0/4 पाई है ना, तो हमारा मान क्या हो जाएगा, जरा आइएगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, आपका पोल स्ट्रेंथ को यदि वेबर में लिया जाए, कैसे लिया जाए, वेबर में पोल स्ट्रेंथ को लिया जाए, है ना, पोल स्ट्रेंथ को माना जाए, तब मेरा क्या हो जाएगा, तब मेरा मैग्नीट्यूड होगा F बराबर 1/4 पाई आपका μ0, क्या हो जाएगा 1/4 पाई μ0 m1 m2 बटे r स्क्वायर। ऐसा इक्वेशन आप लिख सकते हैं जो कि किस नियम पर आधारित है, मेरा जो कूलॉम्ब का नियम है उसी नियम के साथ यह मेल खा रहा है कि नहीं खा रहा है ना। क्या कर रहा, कूलॉम्ब के नियम में भी तो इसी तरह से होता था, गुरुत्वाकर्षण में K की जगह क्या हो जाएगा, G कैपिटल आ जाएगा, है कि नहीं है, G m1 m2 बटे r का स्क्वायर हो जाएगा, ये गुरुत्वाकर्षण में होगा। ये तीनों नियम आपस में एक दूसरे के साथ क्या है साहब, संबंध बिल्कुल बना रहा है, रख रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा साहब जी। चलिए साहब जी आगे बढ़ते हैं। चुंबकीय क्षेत्र हमारी क्या होती है, जैसे पिछली क्लासेस में आपने देखा था कि हमारी जो चुंबकीय मैग्नेटिक बल रेखा का उत्सर्जन होता है, जैसे ही चुंबक आपकी मैग्नेटाइज होती है तो क्या होने लगता है, ये मेरा N पोल है, ये मेरा S पोल है, आपके बाहर बाहर N से निकलकर S की ओर मेरी क्या होती है, चुंबकीय बल रेखाएं आती हैं। ठीक है, और अंदर की बात करें, जब ये भीतर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भीतर आएगा तो क्या हो जाएगा, बाहर तो N से S जा रही हैं, लेकिन भीतर आएगा तो S से N की ओर। तो याद रखना मेरी क्या होती है, चुंबकीय बल रेखा। ठीक है, इसको मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स कहते हैं। चुंबकीय बल रेखा क्या करती हैं, बाहर आपके नॉर्थ से साउथ की ओर आती हैं, और अंदर में क्या करती हैं, साउथ से नॉर्थ की ओर आती हैं। ये ध्यान रखिएगा, यह अपना खुद रास्ता तय करती है, अपने पाथ से ही जाती है, अनंत पर भी जाकर के मिलती नहीं है, कभी एक दूसरे को काटती नहीं है ना, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है साहब, कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करती है, पहली महत्वपूर्ण बात। दूसरी बात साहब जी, खुद का रास्ता अख्तियार करती है, यानी ऑन पाथ से ही यह क्या करती है,
पास करती है, जो डिजेनेटेड पाथ है उसी रास्ते से होकर जाती है। तीसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, जो यहां मैंने बता ही दिया है, नॉर्थ से निकलकर साउथ की ओर बाहर बाहर जाएगी और भीतर भीतर साउथ से निकलकर किधर आएगी, नॉर्थ की ओर आएगी साथियों। और जितने क्षेत्र तक, पंकज जी ध्यान दीजिएगा, जितने क्षेत्र तक मेरा यह चुंबकीय बल रेखा फैला हुआ है, अगर उस क्षेत्र में हम कोई दूसरा चुंबक लाते हैं, उसकी पोलैरिटी अपोजिट है तो उसको रिपेल कर देता है, मतलब अपोजिट है तो उसको अट्रैक्ट कर लेता है, सेम है तो उसको रिपेल कर देता है। तो जितने क्षेत्र तक यह ऐसा कर पाता है, वही क्षेत्र उसका क्या कहलाता है, चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा। जैसे अगर आपको कंकड़बाग में किसी ने कुछ कह दिया तो आप वहां चुप होकर चले आते हैं, लेकिन कह देते हैं कभी मुसल्लफपुर हाट बाजार समिति में दिख जाना, फिर बताएंगे हम कौन है। वो आपका एरिया नहीं था, वहां आपका चुंबकीय बल रेखा कमजोर था, यहां चुंबकीय बल रेखा आपका मजबूत है। एक आवाज में 5000 लड़का आ जाएगा, है कि नहीं है? बिल्कुल। तो ये मामला है साहब। तो हमारी यहां पर क्या स्थिति है साथियों, चुंबकीय बल रेखा जहां सघन होती है, चुंबकीय सामर्थ्य, चुंबकीय क्षमता वहां मजबूत होती है। समझ गए? अगर चुंबकीय बल रेखा कमजोर है तो नेचुरली हमारी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, विरल हो जाएगी। अगर ऐसा पूछा जाए कि सघन चुंबकीय बल रेखाओं वाला चुंबकीय क्षेत्र होता है तो कहिएगा मजबूत होता है, विरल चुंबकीय बल रेखाओं वाला क्षेत्र होता है तो क्या कहिएगा, कमजोर होता है, वीक होता है। इसमें कोई शक नहीं है। चलिए विद्यार्थी जी आगे बढ़ते हैं। तो ये क्या हो रहा है, अपने खुद के रास्ते से क्या हो रही है साथियों, जा रही है। चलिए अब जरा चर्चा करते हैं हम लोग। कई छोटी छोटी बातों का आपने समझ लिया। अब यहां हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट तथ्यों के बारे में। साहब जी, मैग्नेटिक फोर्स जो होता है ये आपका दो तरह का हो सकता है, एक आकर्षण वाला, एक विकर्षण वाला। और मैग्नेटिक फोर्स का जो यूनिट होता है वह क्या होता है विद्यार्थी जी, न्यूटन होता है। क्या होता है सरकार, न्यूटन होता है। आपका वहां किताब में है मैग्नेटिक फोर्स, देख लीजिए 1 नंबर में विद्यार्थी जी। बताइए मिला कि नहीं लाई? मैग्नेटिक फोर्स 1 नंबर, बताइए। शांति से, उतना हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, समझे कि नहीं? लड़का परेशान हो जा रहा है। ये साहब हमारा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है ना। आइए साहब, हमारा क्या है, मैग्नेटिक फोर्स। ये दो तरह का हो सकता है, या आपका आकर्षण वाला भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, विकर्षण का भी हो सकता है। डिपेंड करेगा किसके आधार पर, मेरे पोल के स्ट्रक्चर के आधार पर कि सेम है या अपोजिट है। ठीक है, इसकी यूनिट क्या होती है सरकार, तो इसकी यूनिट न्यूटन होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आइए तो मैग्नेटोमोटिव फोर्स है, किसका एनालॉगस है जी, यह एनालॉगस है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का, मेरे ईएमएफ का एनालॉगस है। ईएमएफ मेरे विद्युतीय क्षेत्र में क्या करती है, विद्युत धारा को किसी चालक से प्रवाहित कराने के लिए जिम्मेदार होती है। ठीक उसी प्रकार मेरा एमएमएफ फ्लक्स को क्या करता है, फ्लक्स को प्रवाहित कराने के लिए जिम्मेवार होता है। यहां पर हम इसको व्यक्त करते हैं साहब, आप अगर एमएमएफ को सूचित करना चाहें तो मेरा एमएमएफ क्या हो जाता है, N इंटू आई हो जाती है। इसका यूनिट क्या हो जाता है साहब, एम्पियर टर्न हो जाता है। क्या होता है, एम्पियर टर्न होता है। यदि हम इसको V बराबर आई आर से सूचित करें तो एमएमएफ का मान क्या हो जाएगा, फ्लक्स के लिए हम फाई ले लें, यानी आप इसको सीधा लिख दीजिए, फ्लक्स गुना रिलक्टेंस हो जाएगा। आपको याद है ना,
वोल्टेज बराबर लिखते थे I इंटू आर, तो I के बदले में यहाँ फ्लक्स है, रेजिस्टेंस धारा रोकता था और रिलक्टेंस क्या कर रही है, फ्लक्स रोक रही है। याद रखिएगा, जो काम रेजिस्टेंस का कहाँ है, मेरे विद्युत परिपथ में है धारा रोकने का, वही काम मेरे रेजिस्टेंस का कहाँ है, रिलक्टेंस का कहाँ है, चुंबकीय क्षेत्र में फ्लक्स को रोकने का। ठीक है, तो धारा का एनालॉगस फ्लक्स होता है, रेजिस्टेंस का एनालॉगस रिलक्टेंस होता है, वोल्टेज का एनालॉगस ईएमएफ का एनालॉगस एमएमएफ होता है। तो यहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, यूनिट भी पूछा जाता है। क्या होगा इसका यूनिट, एम्पियर टर्न होगा। ये एन यहाँ पे टर्नों की संख्या है, फेरों की संख्या है, लपेटों की क्या है, संख्या है साहब। अब चलिए हम लोग प्रतिस्तंभ जब आ गया है उसका भी चर्चा कर लें। आपका दूसरे तीसरे नंबर पर क्या आ गया, प्रतिस्तंभ आ गया। यही मेरा रिलक्टेंस है सरकार, जो कि क्या कर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह को, है ना, क्या कर रहा है, चुंबकीय फ्लक्स के प्रवाह को अवरोध पैदा कर रहा है, यानी इसको रोकता है। यानी इसको साहब ये नहीं समझिएगा कि कंप्लीट जीरो कर देता है, कम करता है, मिनिमाइज करता है, रिड्यूस करता है। क्या करता है, रिड्यूस करता है, घटाता है साहब, ये ध्यान रखिएगा। और इसको हम लोग कैसे व्यक्त करेंगे, जैसे आप व्यक्त करते थे R बराबर V बाय I, याद आया, ठीक उसी तरह से रिलक्टेंस को हम S से अगर सूचित करें तो क्या हो जाएगा, एमएमएफ बटे आपका फ्लक्स हो जाएगा। गणितीय रूप में लिखिएगा तो एन आई बटे फाई हो जाएगा एस का मान। विद्वान विद्यार्थियों, एस का यहां से यूनिट बताइए। एमएमएफ को कैसे व्यक्त किया था, एम्पियर टर्न में, फ्लक्स का क्या होता है, वेबर। तो क्या लिखिएगा, एम्पियर टर्न प्रति वेबर। क्या हो गया, एम्पियर टर्न प्रति वेबर होता है किसका यूनिट, मेरे रिलक्टेंस का यूनिट होता है। चलिए विद्यार्थी जी, अब आपको एक छोटी सी चीज और चर्चा कर देते हैं। आपने देखा था साहब कि R बराबर मेरा क्या होता है, रो एल बाय ए होता है ना सरकार। उसी तरह से S बराबर क्या होता है, एल म्यू इंटू ए होता है। क्या होता है, एल बटा म्यू ए होता है। विद्यार्थी जी, जब म्यू आर का मान हमने लिखा था म्यू बटा म्यू जीरो, तो आपको जरा भी बुरा नहीं लगा था। क्या हम यहां से कोना कोनी गुना कर दें, म्यू नॉट इंटू म्यू आर लिख दें, म्यू के बदले में कोई कष्ट तो नहीं। अब जब ये लिख दिए तो यहां पर यही बात लिख देंगे तो आपको तो गुस्सा नहीं उठेगा। म्यू आर इंटू ए, ये बात बराबर हुआ कि नहीं हुआ, इसी के बदले में यह चीज आया है। तो हो सकता है कि आपको प्रश्न में दे दे, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजक रिलक्टेंस को प्रदर्शित करता है, तो एल बाय म्यू ए ना रहे, एल बटा म्यू नॉट म्यू आर ए रहे, तो आप इसी को क्या करिएगा, टिक लगाइएगा। कंसेप्ट क्लियर। तो ये किसके बदले लिखा गया, इस म्यू के बदले क्या किया गया है साहब, लिखा गया है। समझे कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं विद्यार्थी जी। हम लोग इसका चुंबकीय फ्लक्स के बारे में, अब आपका रिलक्टेंस के बाद हमारा क्या आ गया, स्पेसिफिक रिलक्टेंस आ गया। ठीक है, स्पेसिफिक रिलक्टेंस हमारा है। इस स्पेसिफिक रिलक्टेंस को हम लोग रिलक्टिविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलक्टिविटी कहते हैं। और आप जानते हैं यह रिलक्टिविटी हमारी क्या होती है, तो परमीएबिलिटी का व्युत्क्रम होती है। परमीएबिलिटी मेरे चुंबकीय फ्लक्स को जाने के लिए परमिशन देता है, यह उसको रोकने की बात करता है। समझ गए। एक जो जाने दे रहा है उसका उल्टा होगा तब ना रोकने वाला चीज आएगा। तो इसीलिए रिलक्टिविटी क्या होती है, 1 बाय म्यू होती है। अगर इसका यूनिट हम पूछे तो क्या जवाब दीजिएगा, 1 बटा हेनरी प्रति मीटर। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी जी, मीटर प्रति हेनरी। क्या हो जाएगा, रिलक्टिविटी का यूनिट है मीटर प्रति हेनरी हो जाएगा। इसी रिलक्टिविटी को हम लोग क्या कह रहे थे, स्पेसिफिक रिलक्टेंस कह रहे थे सरकार। आइए आगे बढ़ते हैं। अगली मेरी पॉइंट है साथियों, प्रवेश्यता परमियंस। तो मेरा परमियंस जो है यह किसका उल्टा है, बिल्कुल सही कहा आपने, 1 बाय रिलक्टेंस का। जैसे आपने अपने जीवन काल में पढ़ा है G बराबर 1 बाय R, मेरे रेजिस्टेंस का उल्टा क्या है,
कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस का उल्टा रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस रोक रहा है, कंडक्टेंस अलाउ कर रहा है, वैसे ही परमियंस जाने दे रहा है, रिलक्टेंस रुकावट पैदा कर रहा है। अब इसका यूनिट यदि पूछ लिया जाए, रिलक्टेंस का क्या लिखे थे, एम्पियर टर्न प्रति वेबर लिखे थे, तो क्या हो जाएगा मेरा परमियंस का यूनिट बता दीजिए, वेबर प्रति एम्पियर टर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा साहब, वेबर प्रति एम्पियर टर्न। विद्यार्थी जी वहां लिखा हुआ है, नंबर में चिन्ह मार लीजिए, लाइन खींच दीजिए विद्यार्थी जी, ठीक है कि नहीं। 3 रुपया में स्केच देता है वो ले लीजिए, उसे रंग लगा दीजिए, ठीक है कि नहीं। जब इतना खर्चा कर दिए 25 साल में 3-4 करोड़, तो 3 रुपया और खर्चा कर दीजिए। जब से जन्म लिया तब से अभी तक में 3-4 करोड़ तो सब मिला के हो ही गया होगा, खाना कपड़ा लता रहना सब जोड़ लीजिए जो पिताजी के फैक्ट्री से मिला है, नहीं हुआ होगा जी। चलिए आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते। अगला जो है